प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड के टॉपिक विवेकानंद के नवीन वेदांत समाजवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। विवेकानंद एक समाजवादी चिंतक थे। सन 1900 में विवेकानंद ने समाजवाद के पितामह क्रोपाटकिन से समाजवाद पर गहन विचार विमर्श किया था। विवेकानंद कार्ल मार्क्स के भी प्रशंसक थे। विवेकानंद की समाजवाद की प्रेरणा मार्क्स और क्रोपाटकिन और मार्क्स के समाजवाद से भिन्न है। विवेकानंद ने समाजवाद पर बहुत अध्ययन और गहन चिंतन मनन किया। उनके समाजवाद में भारतीय मिट्टी की सुगंध आती है। उनके समाजवाद में भारतीय सामाजिक यथार्थ का सत्य वर्णन पाया जाता है। विवेकानंद ने अपने समाजवाद को नवीन वेदांत समाजवाद का नाम दिया। नवीन वेदांत समाजवाद का मुख्य आधार वर्ण व्यवस्था है। नवीन वेदांत समाजवाद समाज के सभी सदस्यों को अपना संपूर्ण विकास करने का पूर्ण अधिकार और संपूर्ण अवसर प्रदान करता है। यहाँ पर व्यक्ति की योग्यता के अनुसार ही उसे सामाजिक स्तर प्रदान किया जाता है। इस व्यवस्था में विश्व बंधुत्व और मानववाद पर बल दिया गया है। इस समाजवाद में निर्धन लोगों के सम्मान व उत्थान की बात की गई है। विवेकानंद ने दरिद्र नारायण की पूजा करने की बात की है। विवेकानंद ने समाजवाद को वर्तमान का सर्वोत्तम विकल्प माना है। विवेकानंद के अनुसार मैं एक समाजवादी हूँ, परंतु इसलिए नहीं कि मैं इसे पूर्ण व्यवस्था मानता हूँ, वरन इसलिए कि रोटी के नितांत अभाव से आधी रोटी सर्वश्रेष्ठ है। अन्य सभी व्यवस्थाओं का जांचा परखा गया है, लेकिन सभी में कमियां हैं। विवेकानंद का विचार था कि शूद्र सदियों से पिछड़े और शोषित रहे हैं, लेकिन भविष्य में उनकी सत्ता आ सकती है। समाज के प्रत्येक वर्ग को शासन की सहभागिता प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रदान की जानी चाहिए। वे विभिन्न वर्गों के शासन के विभिन्न प्रभाव और परिणाम होते हैं। विवेकानंद ने वर्ग आधारित शासन पर कहा कि मानव समाज और सरकार क्रमबद्ध तरीके से चारों वर्णों द्वारा शासित होता है: पुजारी, सैनिक, व्यापारी और श्रमिक, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण। जब पुजारी अर्थात ब्राह्मण वर्ग का शासन आता है तो उसमें आनुवंशिक आधारों पर अत्यधिक एकांगी रूप पर बल दिया जाता है। इस काल में मन और मस्तिष्क को ज्ञानी और वैज्ञानिक बनाकर सुसंस्कृत बनाते हैं। इस काल में वैज्ञानिक नींव रखी जाती है। जब सैनिक क्षत्रिय वर्ग का शासन आता है तो नृशंसता और कठोरता का बोलबाला होता है। शासन में एकांगीपन नहीं होता। क्षत्रिय काल में सामाजिक संस्कृति का सर्वोत्तम विकास होता है। जब व्यापारी अर्थात वैश्य वर्ग का शासन आता है तो यह बहुत ही शांत होता है, लेकिन इस शासन की गंभीरता यह है कि यह दबावपूर्ण लोगों का खून चूसता है, लोगों का आर्थिक शोषण करता है। इस शासन में सभी लाभ व्यापारी वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस राज्य में दो राज्यों के विचारों का प्रचार प्रसार अधिक होता है। इस शासन में शासन के एकांगीपन कम पाया जाता है। वैश्य शासन में संस्कृति का पतन होता है। अंत में श्रमिक अर्थात शूद्र वर्ग का शासन आता है। इस शासन में भौतिक आनंदों का विभाजन होता है। सामान्य शिक्षा का प्रचार प्रसार अधिक होता है और शिक्षा का वितरण भी अधिक होता है। इस शासन में असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्तियों की कमी पाई जाती है। इस शासन में भी संस्कृति का पतन होता है। विवेकानंद का नवीन समाजवाद इतिहास की आर्थिक व्याख्या और वर्ग विहीन समाज की धारणा को स्वीकार नहीं करता है। विवेकानंद ने वर्ग संघर्ष की धारणा का भी खंडन किया था। विवेकानंद ने कहा था कि वर्तमान शासन तीसरे वर्ग अर्थात व्यापारी या वैश्य वर्ग का है। इसके बाद चौथे वर्ग यानी कि श्रमिक या शूद्र वर्ग का शासन आएगा और इसे कोई रोक नहीं सकता। श्रमिक वर्ग और विवेकानंद ने शूद्र वर्ग के प्रति गंभीर सहानुभूति प्रकट की थी। वे उनका दर्द समझते थे। शूद्र वर्ग के प्रति उनके भावी दृष्टिकोण था। उनकी मान्यता थी कि भारत में शीघ्र ही समाजवादी राज्य आएगा और शूद्र ही शासक वर्ग होगा। प्रथम 3 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का शासन हो चुका है और अब
शीघ्र ही शूद्रों का शासन होगा। शूद्र अवश्य ही राज्य करेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। विवेकानंद ने कहा था कि शूद्रों में कार्य करने की क्षमता होती है, वे कठोर परिश्रमी होते हैं, लेकिन उनके श्रम के फल का अधिकांश भाग दूसरे लोग छीन लेते हैं। अब शूद्र इस बात से भलीभांति परिचित हो चुके हैं और वे अपना शोषण के विरुद्ध एक शक्तिशाली संयुक्त मोर्चा बना रहे हैं। अब उच्च वर्ग निम्न वर्ग का दमन नहीं कर सकेगा, अतः उच्च वर्ग का हित इसी बात में है कि वे निम्न वर्गों को अपने संपूर्ण अधिकारों को प्राप्त करने में उनकी सहायता करें। विवेकानंद निर्धनों, दरिद्र नारायणों और शूद्रों को दयनीय स्थिति में सुधार लाना चाहते थे और इस हेतु समाज के उच्च वर्ग में एक जन चेतना जागृत करना चाहते थे। विवेकानंद ने अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस की ही भांति माना कि अशिक्षा, अज्ञान और निर्धनता भारतीय समाज का एक कलंक है। इस देश में धर्म की शिक्षा देने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है भूखे का पेट भरना। भूखे आदमी को धर्म की शिक्षा देना लक्ष्य विहीन है। जनसाधारण के दैनिक जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति किए बिना राजनीतिक विकास असंभव है। जनसाधारण की इच्छाओं की अवहेलना करना एक महान राष्ट्रीय पाप है और इस कारण हमारे देश का पतन हुआ। विवेकानंद ने कहा कि मनुष्य की साधुता, पवित्रता और सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार है। संसद द्वारा निर्मित कानूनों से राष्ट्र का कल्याण और विकास नहीं हो सकता। सर्वश्रेष्ठ मनुष्य और उसका श्रेष्ठ स्वभाव ही राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण, सरकार और राजनीति का संचालन करना मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है। कानून का सही पालन करना ही विकास का मूल मंत्र नहीं है। यदि राष्ट्र का विकास करना है तो लोगों को पवित्र और सच्चरित्र बनाना होगा। जब एक मनुष्य पददलित, शूद्रों और निर्धनों के प्रति प्रेम, त्याग और कल्याण की भावना से सेवा करते हैं, तब वे मानवता, पवित्रता और सच्चरित्रता का व्यवहार करते हैं। विवेकानंद के समाज का मूल आधार अध्यात्म था। उनका समाजवाद आधुनिक और आदर्शवादी नहीं था, उसमें भी अनेक दोष थे। विवेकानंद के समाजवाद में पूंजीवाद और शोषण के लिए कोई स्थान नहीं है। वे समाज की समानता पर बल देते हैं। उनकी मान्यता थी कि सामान्य जनता में जागृति का होना बहुत ही आवश्यक है। विवेकानंद का समाजवाद जन साधारण की शक्ति से ओतप्रोत है। विवेकानंद ने कहा था कि जब तक सामान्य जनता में जन चेतना नहीं आएगी, तब तक समाज में गंभीर विषमताएं रहेंगी। अमीर गरीबों का शोषण करते रहेंगे। विवेकानंद ने शोषण पूंजीपति समुदाय को चेतावनी देते हुए कहा था कि जन साधारण जाग पड़ेगा तो वह तुम्हारा तथा तुम्हारे द्वारा किए गए शोषण और दमन को समझ जाएगा और उससे भूख की एक ऐसी फूंक तुमको पूरी तरह उड़ा देगी। विवेकानंद का समाजवाद शोषण का अंत करता है। विवेकानंद के समाजवाद में दो लक्षण मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद वर्मा ने विवेकानंद को दो अर्थों में समाजवादी मानते हुए कहा कि सर्वप्रथम विवेकानंद ने सामाजिक और आध्यात्मिक समानता पर सर्वाधिक बल प्रदान किया। मनुष्य के बीच उन्होंने सामाजिक संबंधों की स्थापना पर बल दिया। विवेकानंद ने सभी आत्माओं को आध्यात्मिक ज्ञान और प्रकाश तथा अमरत्व से साक्षात्कार करने के समान अवसर प्रदान किए। विवेकानंद ने प्राचीन पुरातन पंथी शास्त्रों में वर्णित सामाजिक भेदभाव का प्रबल विरोध किया। विवेकानंद ने वर्गों के ऐतिहासिक शासन की असमानता और शोषण वाली पद्धति को जाना और समझा था। विवेकानंद ने जातिगत उत्पीड़न और शोषण की कटु आलोचना की और आत्मा तथा ब्रह्म आस्था रखने वाले मनुष्यों के मध्य समानता को स्वीकार किया। अतः विवेकानंद ने असमानता और शोषण का विरोध किया था। दूसरे अर्थों में विवेकानंद इसलिए भी समाजवादी हैं कि वे सभी वर्गों, समुदायों और संप्रदायों को अवसर की समानता प्रदान करते हैं। विवेकानंद के शब्दों में यदि प्रकृति में असमानता है, तब भी लोगों के लिए समान अवसर होने ही चाहिए। यदि कम और अधिक अधिकारों का वितरण किया जाए तो दुर्बलों को सबलों से अधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। विवेकानंद ने कहा कि पददलित, दरिद्र, अज्ञानी व शूद्रों को देवता समझकर इनका सम्मान और पूजा करनी चाहिए। समान अवसर का सिद्धांत शुद्ध रूप से समाजवादी है। विवेकानंद इसी सिद्धांत के आधार पर निम्न वर्गों का उत्थान चाहते हैं। विवेकानंद ने कहा कि जो व्यक्ति बरेली को बांस ले जाता है वह मूर्ख है। आधुनिक समाजवाद और नवीन वेदांत समाजवाद में क्या अंतर है, उसे देखते हैं। पहला अंतर है ऐतिहासिक व्याख्या में अंतर। मार्क्स और विवेकानंद के समाजवाद में ऐतिहासिक व्याख्या का मुख्य अंतर है। मार्क्स इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और वर्ग संघर्ष में विश्वास करते थे, लेकिन विवेकानंद का
समाजवाद वर्ग संघर्ष और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में विश्वास नहीं करता है। विवेकानंद का समाजवाद आध्यात्मिकता का दर्शन कराता है और उनका समाजवाद विश्वव्यापी है। विवेकानंद का समाजवाद विश्व प्रेम, सहयोग और सहिष्णुता का वातावरण है। वे जाति सहयोग और जन सहयोग का संदेश देते हैं। दूसरा, वर्गयुक्त समाज। मार्क्स और अन्य समाजवादी वर्ग विहीन समाज की स्थापना पर बल देते थे, लेकिन विवेकानंद का समाजवाद वर्गयुक्त समाज पर बल देता है। जाति प्रथा का विरोध किया गया, लेकिन उन्होंने जाति प्रथा का उन्मूलन भी नहीं किया। विवेकानंद ने कहा कि समाज में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से वर्ग होने ही चाहिए। वे प्राचीन वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे, लेकिन उनकी मान्यता थी कि वर्ण व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें निम्न वर्ग को उच्च वर्ग के समान विकास करने के संपूर्ण अवसर मिलने चाहिए, और यही वेदांत दर्शन है। तीसरा, आर्थिक समानता अपर्याप्त। मार्क्स का समाजवाद केवल आर्थिक समानता पर बल देता है, लेकिन विवेकानंद का समाजवाद आर्थिक समानता को पर्याप्त नहीं मानता। विवेकानंद का समाजवाद आर्थिक समानता से भी ज़्यादा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समानता पर बल देता है। वह भ्रातृत्व की समानता पर अत्यधिक बल देते हुए बौद्धिक और नैतिक आत्मीयता की समानता पर बल देता है। सर्वप्रथम हमें धार्मिक क्रांति द्वारा भी इसी प्रकार की समानता की स्थापना हो सकती है। विवेकानंद ने कहा है कि भारत में आध्यात्मिक विचारों की समानता का प्रवाह ही समाजवादी विचारों की समानता की स्थापना कर सकता है। अतः इस प्रकार समाजवाद और नवीन वेदांत समाजवाद में ऐतिहासिक व्याख्या, वर्ग विहीन समाज और आर्थिक समानता के आधारों पर, वर्ग विहीन समाज और आर्थिक समानता आदि के आधारों पर अंतर पाया जाता है। अब विवेकानंद के लोकतांत्रिक विचार। विवेकानंद लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। विवेकानंद के लोकतंत्र की अवधारणा पाश्चात्य लोकतंत्र से भिन्न है। विवेकानंद की मान्यता थी कि वही सरकार सर्वोत्तम है जो जन कल्याणकारी है। विवेकानंद ने राष्ट्रतंत्र, कुलीन तंत्र और राजतंत्र की कटु आलोचना की है। लोकतंत्र जन कल्याणकारी है और प्रत्येक व्यक्ति का आत्मतंत्र है, इसी कारण सर्वश्रेष्ठ है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपना संपूर्ण विकास करने के पूर्ण अवसर और अधिकार उपलब्ध होते हैं। विवेकानंद का लोकतंत्र वेदांत दर्शन पर आधारित है और वे आध्यात्मिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। आध्यात्मिक लोकतंत्र पर विवेकानंद ने कहा है कि जब किसी देश विशेष की सरकार विधि द्वारा संचालित हो और निर्देशित होती है, तो जो कि शास्त्रों पर आधारित होती है, जो महान संतों के पवित्र आत्मा और देवी ज्ञान की प्रेरणा का ही परिणाम है, ऐसी सरकार निश्चित रूप से अमीर और गरीब, बुद्धिमान और अज्ञानी, राजा और प्रजा सभी के लिए समान रूप से कल्याणकारी होगी।